एक लैंडमार्क रूलिंग में मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज को अब बताया है कि उनको भी प्रॉपर्टी की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो संपत्ति होंगे और संपत्ति को मिलने वाले जो भी लीगल अधिकार हैं वो इसके ओनर्स को प्राप्त हो पाएंगे। तो क्या ही ये पूरी रूलिंग, इस प्रॉपर्टी होने का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, इसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करिए। तो देखिए कोर्ट ने क्या कहा। तो एक ये सिंगल बेंच की जजमेंट दी गई है जस्टिस एन आनंद वेंकटेश के द्वारा। तो इन्होंने ये बताया है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको प्रॉपर्टी की तरह ही समझा जाएगा और जो भी यहाँ पे अभी तक लीगल क्लासिफिकेशन था या फिर एक ग्रे एरिया था क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, उसको क्लियर करने का काम किया है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि देयर कैन बी नो डाउट दैट क्रिप्टो करेंसी इज अ प्रॉपर्टी, मतलब कहा है कि एकदम कोई डाउट ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रॉपर्टी है। और आप ये कहिए कि ये क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इसको नहीं ऐसा कहा जा सकता है। तो एकदम स्पेसिफिकली बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर्टी ही है। ये एक इनटेंजिबल है, एसेट है, लेकिन ये पोजेसेबल है। मतलब उन कोर्ट ने कहा है कि ये टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल का मतलब होता है फिजिकल, जैसे आपके पास नोट है, सिक्के हैं, तो आप उसे छू सकते हैं। इनटेंजिबल है मतलब आप इसे क्रिप्टो करेंसी को ऐसे छू नहीं सकते, एटीएम से आप पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि इसको पोजेस किया जा सकता है, कि आप अगर पैसा खर्च करेंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी मिलती है और उसके माध्यम से आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आप कुछ खरीद सकते हैं, आप किसी को बेच सकते हैं। तो ये लीगल टेंडर भले ही नहीं है, लेकिन इसे पोजेस किया जा सकता है और जो भी करेंसीज होने वाले बेनिफिट्स होती हैं वो इससे इंजॉय करे जा सकते हैं। और ये बताया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर प्रॉपर्टी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे आते हैं। जैसे ये आइडेंटिफाइबल है, मतलब आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं क्रिप्टो करेंसी आपके पास कौन सी है। अब क्रिप्टो करेंसी में ज्यादातर लोग बिटकॉइन सोचते हैं, बिटकॉइन केवल एक क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपके पास रहेगी, कितनी मात्रा में है, एक दो या फिर पॉइंट में है, ट्रांसफरेबल है, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओनरशिप को कंट्रोल किया जा सकता है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो ऐसा नहीं है कि जो आपके पास क्रिप्टो करेंसी है वही सबके पास होगी, ऐसा नहीं। आपकी वाली आपके पास होगी और वो आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप उसे किसी को बेचेंगे नहीं या फिर आप उससे कुछ खरीदेंगे नहीं। तो एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट की के द्वारा आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओनरशिप का कंट्रोल भी आपके पास होता है, जैसा कि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके पास कोई घर है, तो वो आपके पास उसी जो घर होगा उसके नाम के आपके पास रजिस्ट्री होगी, पेपर्स होंगे, म्यूटेशन होगा, तो ये पूरा होगा कि आप ही उसके हकदार हैं, आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है कि ये जो है कैन बी हेल्ड इन ट्रस्ट, मतलब ये कोर्ट ने बताया है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं कैपेबल ऑफ बीइंग हेल्ड इन ट्रस्ट, मतलब कि इनको मतलब विश्वास के साथ रखा जाता है कि जो इसमें जो प्लेटफॉर्म है वैसा नहीं कह सकते हम तो प्लेटफॉर्म है, हमारे पास से कुछ चोरी होगा तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है ना। आपके पास अगर किसी यूजर ने कोई क्रिप्टो करेंसी स्टोर करके रखी है तो एक ट्रस्ट के थ्रू रखी है, एकदम फिड्यूशरी कैपेसिटी में, जैसे फिड्यूशरी मनी होती है कि आपको जो भी पैसा प्राप्त होता है आप उसे जमा करते हैं, आप रखते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल को आरबीआई कह दे कि नहीं आपके पास जो पैसा उसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, इस तरह के एक्सचेंज होते हैं, वहां पे ये पैसा रखते हैं, तो इसमें हेल्ड इन ट्रस्ट वाला फैक्टर भी आता है। तो ये कोर्ट ने कहा है, तो एकदम स्पेसिफिकली हर एक कैटेगरी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी के सारे फीचर्स हैं। आप इसे प्राइवेट की के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनरशिप इसका कंट्रोल होता है। इसके अलावा ये इनटेंजिबल है, लेकिन फिर भी इसमें जो भी बेनिफिट होते हैं करेंसी को सारे कुछ आते हैं। मतलब ये डिजिटल एसेट है लेकिन फिर भी आप इसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझें कि क्यों कहा गया, मतलब क्या कोई पीआईएल दाखिल हुई थी क्या, नहीं, ये एक डिस्प्यूट का मैटर था जो कि वजीर एक्स, एक जो एक्सचेंज है जिसको ऑपरेट करता है जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुरी कंपनी है, और उसी के एक इन्वेस्टर के द्वारा तो एक ये डिस्प्यूट चल रहा था। और ये डिस्प्यूट आया क्यों था कि 2024 में जुलाई में जो वजीर एक्स है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। इनका जो एक्सचेंज है उसको हैक किया गया और बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस उठाना पड़ा था वजीर एक्स को। तो इस वजह से यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो इथेरियम बेस्ड टोकन्स का हुआ था, जैसे
जैसे बिटकॉइन वैसे एक इथेरियम भी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। तो उसको इथेरियम को हैक किया गया था और इनको लॉस का सामना करना पड़ा था। तो इसके जब अटैक हुआ था तो इन्होंने क्या किया था कि जितने भी इनके अकाउंट्स थे, बहुत सारे अकाउंट्स थे यूजर्स के, उनको फ्रीज कर दिया था। मतलब कि जो अकाउंट थे इनके और भी अदर यूजर्स के, तो फ्रीज करने का मतलब कि अब आप ना तो उसको ऑपरेट कर सकते, ना तो उसको बेच सकते, ना तो कुछ खरीद सकते हैं। तो इसमें जो पिटिशनर था वो था जिसके पास जो XRP के कॉइन्स थे, मतलब इथेरियम बेस्ड हैक हुए थे, लेकिन उन्होंने सबको यहाँ पे फ्रीज कर दिया। तो जिसके पास XRP के टोकन्स थे, कॉइन्स थे, उसका भी अकाउंट इन्होंने फ्रीज किया था, जो कि इस हैक का पार्ट ही नहीं था। तो उसी के लिए वो गया था कोर्ट में इन्वेस्टर, और उसने कहा था कि जो हमारे डिजिटल एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा की उसने गुहार लगाई थी कोर्ट से। तो वजीर एक्स के का जब ये हैक वगैरह हुआ था तो वजीर एक्स के जो बहुत सारे यूजर्स का नुकसान हुआ था, तो उसके लिए वजीर एक्स ने एक प्लान बनाया था कि ये सोशलाइज करेंगे जो लॉस है। मतलब ये है कि समझिए कि कंपनी को अगर 100 रुपए का नुकसान हुआ है और उसके 100 यूजर्स हैं, तो ये क्या कहेंगे कि भाई मान लीजिए किसी एक का मान लीजिए नुकसान हुआ है 10 रुपए का, किसी का नुकसान हुआ है 50 रुपए का, तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो क्या करेंगे, इन सारे यूजर से कहेंगे हाँ हाँ 1-1 रुपए हम सब में से काट करके इसको सोशलाइज कर देंगे। मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ऐसा सोशलाइज करने का इनका प्लान था कि जो भी नुकसान हुआ इसको स्प्रेड करेंगे प्रोपोर्शनली। तो इसीलिए ये अकाउंट वगैरह फ्रीज किया हुआ था इन्होंने। तो यहाँ पे यही यूजर ने कहा था कि जब हमारा जो टोकन है वो ना तो उसको हैक का सामना करना पड़ा, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैं क्यों इसका जो लॉस का जो बियर है वो लॉस बियर करूं, मतलब मेरा क्या यहाँ पे जो है गलती है कि मैं लॉस को बियर करूं। तो इस वजह से वो कोर्ट गया था। तो कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया था कि उनके जो एसेट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई XRP जो टोकन्स हैं वो ट्रस्ट में रखे गए थे आपके पास, कि भाई यूजर का ट्रस्ट था तब आपके पास वो रखे गए थे। ऐसा नहीं था कि वो यूजर को ट्रस्ट नहीं था, वो स्पेकुलेटिवली ऐसा रख दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी की तरह घोषित किया गया और ये बताया गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मतलब XRP के जो कॉइन्स थे वो तो स्टोल भी नहीं हुए थे, ना तो वो किसी हैक का पार्ट था। तो आप उनके एसेट्स का मतलब XRP कॉइन्स को आप ऐसा निकाल करके अपना लॉस कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे स्टे लगा दिया यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। कि मतलब आपको ये अकाउंट एक तो इनका अनफ्रीज आप करोगे, और या फिर अनफ्रीज अभी मान लीजिए नहीं भी करे हो, लेकिन आप इनके अकाउंट का जो भी डिजिटल जो करेंसी है इनके पास, उसका आप इस्तेमाल करके अपना लॉस कम नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली है। इसीलिए संपत्ति जो बताया गया ना कि इसको प्रॉपर्टी की तरह घोषित किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये प्रॉपर्टी की तरह घोषित नहीं होती ना तो ये कह देते कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट टाइप का है, तो ये इसका कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब इसको प्रॉपर्टी घोषित कर दिया तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी आपकी पूरी कॉन्टेक्स्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इस रूलिंग का? तो इस रूलिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी उसको एक लीगल स्टेटस ऐसा मिलता है, क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह माना गया है, VDA कहा जाता है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 247A का पार्ट होता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट उसमें डिफाइन है, तो उसमें ही डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे काउंट किया गया है। इससे होगा क्या कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो कह सकते हैं राइट है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। मतलब इससे पता चलेगा कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी लीगल राइट्स रखती हैं ओनर का, वो एक प्रॉपर्टी की तरह है। अगर उस कहीं किसी एक्सचेंज में प्लेटफॉर्म में थेफ्ट होता है, फ्रॉड होता है, तो या फिर आर्बिट्रेरी सीजर वगैरह होता है, जैसे सारी प्रॉपर्टीज के लिए होता है वैसे ही यहाँ पर सारे रूल लगेंगे। मतलब मान लीजिए आपका साइकिल चोरी हो गया, तो आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपकी साइकिल चोरी की आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है ना। तो ऐसे आपकी क्रिप्टो करेंसी अगर कोई चोरी कर लेता है तो वो उसका भी प्रॉपर उसी तरीके से लॉ लगेंगे, जो चोरी किया है उसके ऊपर पहुंचा जाएगा, रिकवरी होगी, वो सारी चीजें वैसी ही होंगी जैसे बाकी संपत्ति पे होती है। यहाँ पे फिड्यूशियरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सचेंज के लिए तय करी गई है कि एक्सचेंज सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम तो केवल प्लेटफॉर्म है, चोरी हो रहा है नहीं हो रहा हमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, यहाँ पे बताया गया कि आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी है आप एक्सचेंज की तरह काम कर रहे हो, वहाँ पे यूजर्स का ट्रस्ट इन्वॉल्व है। आपके पास ट्रस्ट करके यूजर्स ने वो सारी चीजें रखी हुई हैं क्रिप्टो करेंसी, तो आप एक्सचेंज की तरह काम कर रहे हो। तो इस तरह हेल्ड इन ट्रस्ट वाला जो मैटर है वो आपके ऊपर लागू होता है कि अगर कुछ होता है नुकसान तो वो यूजर्स के द्वारा ऐसा नहीं होगा जिसका नुकसान हो गया हम क्या जाने, हम तो प्लेटफॉर्म में, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। वो भरपाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप किसी और के पैसे से या फिर किसी और की क्रिप्टो करेंसी से किसी दूसरे की भरपाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कह सकते हैं ज्यूरिडिक्शनल क्लैरिटी भी प्राप्त होती है इससे, क्योंकि ये जो वजीर एक्स है ये सिंगापुर की कंपनी है। तो ऐसा है कि अगर सिंगापुर में ऐसा कुछ ऐसा प्लान बनाया गया कि सोशलाइज करेंगे हम लॉसेस को, तो वो जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी लागू होगा। भारत की जो कोर्ट है उन्होंने बताया है कि जो चाहे आप
फॉरेन कंपनी, लेकिन अगर आप इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, डिजिटल एसेट्स को यहाँ पे खरीद बेचने का आप प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो जुरिडिक्शन है वो इंडियन कोर्ट का लगेगा। तो यहाँ पे आपको वो बात माननी पड़ेगी जो यहाँ पे इंडियन कोर्ट कह रही है। तो ये सिग्निफिकेंस आता है इस रूलिंग का। वहीं पर अगर हम बात करें कि भारत में जो क्रिप्टो करेंसी उनकी लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। पहली बात तो भारत में लीगल करेंसी की तरह ये वैलिड नहीं है, मतलब क्रिप्टो करेंसी कोई वैलिड करेंसी नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग करके कोई डेट वगैरह सेटल नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई डेट है, आप कह रहे हो मैं क्रिप्टो करेंसी सेटल कर दूंगा, ये लीगल ही नहीं है ना। तो लीगल टेंडर नहीं है भारत में। लेकिन इसे कैसे ट्रीट किया जाता है, वीडीए की तरह, वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। भारत में केवल एक ही डिजिटल करेंसी है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू करी जाती है, वो है ई रूपी, है ना, सीबीडीसी के नाम से आप इसे जानते हैं। वही केवल एक डिजिटल और लीगल करेंसी है, बाकी वैलिड नहीं है। ये आपका इलीगल करेंसी कह सकते हैं कि ये मतलब ये लीगल टेंडर की तरह ट्रीट नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत बहुत भारी भरकम टैक्सेशन भी लगाया गया है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी आप वीडियो का ट्रांसफर करते हो, मतलब क्रिप्टो करेंसी आप खरीदते बेचते हो, तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा जो भी गेन होगा। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी 1 लाख रुपए में खरीदी और उसको फिर आप बेच रहे हो कितने में, 1.5 लाख रुपए में, तो ऐसे में आपका जो गेन होगा वो कितने का होगा, 50,000 रुपए का। तो इस पे 30% मतलब आपको 15,000 रुपए फ्लैट ऐसा टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें कोई भी तरह का डिडक्शन अलाउड नहीं है। डिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब आपने करेंसी किसी एक्सचेंज से या कहीं से खरीदी होगी तो कुछ ना कुछ फीस लगी होगी, है ना, मतलब ट्रांजेक्शन फीस लगी होगी। फिर जब आपने बेची होगी तब भी कुछ ना कुछ फीस लगी होगी, या फिर कुछ सेस लगा हो, कुछ ऐसा। तो जनरली होता क्या है कि जब आप ऐसा टैक्स वगैरह भरते हो तो ये जो डिडक्शंस होते हैं ना वो भी अलाउड होते हैं कि भाई आपने इसको पजेस करने में, बेचने में जो पैसा यहाँ पे लगाया है वो भी आप माइनस करके फिर आप उस पर 30% टैक्स भरते हो। लेकिन इसमें ये सब काउंट ही नहीं हुआ, किसी तरह का डिडक्शन नहीं, सीधा सीधा आपको केवल यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है माइनस में जितने में आपने बेचा है माइनस करोगे, उसका 30% आप दोगे। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो लॉसेस हैं क्रिप्टो के वो ऑफसेट नहीं किए जा सकते किसी और अदर इनकम से। मतलब जैसे शेयर वगैरह के केस में होता है ना कि आप अपने लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हो, क्रिप्टो में ये सब नहीं सुविधा है। वो सीधा सीधा हिसाब है, लॉस हो रहा है तो आप जानो, है ना, उसको आप ऑफसेट नहीं कर सकती कि आपने यहाँ 50,000 कमाए, फिर आपने सोचा कि अच्छा मैं क्रिप्टो कहीं बेचा हूँ तो उसमें मेरे को 30,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो आप कह दोगे अच्छा 50 - 30, मेरे को टोटल तो केवल 20,000 रुपये का ही फायदा हुआ है, तो इस पर मैं 30% दूंगा। नहीं, कमाए हो आप 50,000 तो उस पर 30% दोगे, लॉस हुआ है तो वो आप उसको ऑफसेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा 1% का टीडीएस भी लगता है, और मतलब जो भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होता है उस पर वो भी जमा करना पड़ता है। वो टीडीएस की एक लिमिट है। जो इंडिविजुअल ऐसा जो आते हैं या फिर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं जिनका जो बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, या फिर किसी का बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये लिमिट है कितनी, 50,000 रुपए की। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर है तो 1% टीडीएस देना पड़ेगा। और बाकी लोगों के लिए, मतलब जो ऑडिट वगैरह में आते हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, 1 करोड़ रुपए से उनका ज़्यादा ट्रांजेक्शन मतलब टर्नओवर रहता है, तो उसके लिए लिमिट रखी गई है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा 1% टीडीएस आपको देना पड़ेगा। तो ये टैक्सेशन के नियम है। तो आप इसी समझ सकते हैं कि कितना भारी भरकम जो टैक्स है वो गवर्नमेंट जो है वसूलती है क्रिप्टो करेंसीज है। क्यों ऐसा किया गया है? ताकि लोग इसमें ज़्यादा रुचि ना लें, मतलब ज़्यादा इसमें क्रिप्टो करेंसी उनको लगे कि ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, बाकी जगह पे वो अपना जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो गया वहाँ पे अपना पैसा लगाएं, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इस वजह से थोड़ा कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी कम करने के लिए, लोगों का जो रुझान है उसको कम करने के लिए सरकार ने डायरेक्ट तो इसको बैन नहीं किया, लेकिन इतना हैवी टैक्स लगा दिया है ताकि लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो। तो ये थी पूरी न्यूज और ये था पूरा सिनेरियो इस न्यूज का। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।